गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू करंट अफेयर जोन। आज है 3 मई और 3 मई 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनेंगे आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर के सारे ही क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक आप ज़रूर देखा करें। साथ ही साथ जो क्वेश्चन हम करंट अफेयर के डिस्कस करते हैं, अगर उस राज्य से संबंधित अगर कोई स्टैटिक फैक्ट्स है तो वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो इससे आपका करंट अफेयर का जो सेक्शन है वो भी कंप्लीट होगा और जो स्टैटिक जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी आपके कवर होते चलेंगे। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक आप ज़रूर देखें। अगर आपने पहली बार चैनल पर विजिट किया है या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें और साथ ही साथ बेल बटन को प्रेस करें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, इससे चैनल को सपोर्ट और मोटिवेशन मिलता है ताकि वीडियोस जो बनाने का एक एनर्जी होता है या फिर मोटिवेशन होता है वो मिल जाता है। तो इसलिए कंजूसी ना करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। सबसे पहले बात करें कोरोना ग्राफ की, तो कोरोना ग्राफ में हम बात करें तो अमेरिका सबसे ऊपर बना हुआ है, लगभग 67,000 लोगों की मौत हो चुकी है वहाँ पे। उसके बाद है स्पेन, इटली, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी। ये जितनी महाशक्तियाँ थी इनमें लगभग बहुत से लोगों की मौत हो चुकी है। अपने देश भारत की बात करें तो भारत में 1323 लोगों की मौत हो चुकी है और वर्तमान में एक्टिव जो केसेस हैं उनकी संख्या ज़्यादा बनी हुई है। अभी 28,000 के समथिंग एक्टिव केसेस हैं अभी भी। आपको पता होगा 3 मई तक लॉकडाउन है, उसके बाद 14 दिन का लॉकडाउन बढ़ाया गया है। तो इस लॉकडाउन का भी आप सख्ती से पालन करें, घर के बाहर जाएं तो मास्क पहन कर जाएं और साबुन और सैनिटाइज़र का उपयोग ज़रूर करें आप। और अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग आपको मेंटेन रखनी है क्योंकि वायरस अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, घर में रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। बात करें इसकी जो वैक्सीन बनाई गई थी उस वैक्सीन का प्रयोग किया गया और जिस वैज्ञानिक के ऊपर प्रयोग किया गया उसकी मृत्यु हो चुकी है और जो वैक्सीन बनाई गई वो फेल हो चुकी है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले बात करें हम सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड क्या होता है। आपने देखा होगा पेंशन के लिए एक बोर्ड बनाया जाता है, पेंशन आधारित या पेंशन अदालत। तो इस तरह के जो बोर्ड होते हैं तो उसको बोलते हैं पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड, जो लोगों के लिए खासकर बनाए जाते हैं। तो उसके हाल ही में अध्यक्ष बनाए गए हैं राजीव कुमार, इनका नाम आप याद रखें। और ये वही राजीव कुमार हैं जो पूर्व वित्त सचिव भी रह चुके हैं। अब बात करें कि ये किसका स्थान लेंगे, तो ये स्थान लेंगे कपिल देव त्रिपाठी का। इनका नाम भी आप याद रखें। राजीव कुमार बनेंगे पूर्व वित्त सचिव और कितने वर्षों के लिए बनेंगे, तो ये बनेंगे 3 वर्षों के लिए। इनका कार्यकाल का वर्ष भी आप याद रखें, 3 वर्षों के लिए बनेंगे ये सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के अध्यक्ष। तो इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य की आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिसको बोलेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट एसोसिएशन, ने 14,000 नागरिकों को कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में प्रतिरोधी बंधु के रूप में शामिल किया है? तो प्रतिरोधी बंधु के रूप में शामिल किया है असम की सरकार ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। असम की सरकार ने प्रतिरोधी बंधु के रूप में इन 14,000 नागरिकों को शामिल किया है। अब ये जो 14,000 नागरिक हैं या फिर कैडेट बोल सकते हैं इनको, तो ये किस किस प्राधिकरण के संबंधित आते हैं? तो ये असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने जो आपदा मित्र होते हैं, जो नेहरू युवक केंद्र होते हैं, जो एनसीसी के कैडेट होते हैं, तो उनको शामिल किया है। और ये किसने किया है? असम की सरकार ने। और जो एक कैडेट होता है, सपोज 14,000 में से कोई एक कैडेट होता है, वो स्वयंसेवक को एक लक्ष्य दिया जाएगा कि वो लगभग 100 परिवारों तक पहुँचे, 100 परिवारों तक पहुँचे और उसको कोविड-19 की जो लक्षण है और बचाव है उसके बारे में जानकारी दे सके। तो ये है असम सरकार की काफ़ी अच्छी पहल। असम की बात करें तो असम की राजधानी है दिसपुर। गलती से भी गुवाहाटी टिक ना कर दें, कई बार मैंने बताया है गुवाहाटी एक शहर है वहाँ पे और जो राजधानी है वो है दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल और असम के जो राज्यपाल हैं वो हैं जगदीश मुखी। और सबसे ज़्यादा स्कीमें असम और ओडिशा और आंध्र प्रदेश, इन तीनों की होती हैं और कन्फ्यूजन भी होता है। तो इसलिए इन तीनों राज्यों की स्कीमें ज़रूर पढ़ कर जाएं आप।
साथ ही साथ एक चीज़ और आप याद रखें कि इसी साल खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया था? असम के गुवाहाटी में। और बात करें वहाँ पे कौन सा मंदिर फेमस है असम में, तो असम के गुवाहाटी में कामाख्या देवी का मंदिर, तो उसको भी आप पढ़कर जाएं। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने लॉकडाउन के दौरान शिक्षा के लिए नेबरहुड क्लासेस की घोषणा की है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेबरहुड क्लासेस की घोषणा की है त्रिपुरा की सरकार ने। त्रिपुरा की सरकार ने ये घोषणा की है। और ये घोषणा क्या की गई है कि अगर किसी एरिया में कोई शिक्षक रहता है तो वो शिक्षक किसी एक विद्यार्थी के घर चला जाए और उस विद्यार्थी के 4 मित्रों को बुलाकर वो पढ़ा सके। तो ये है नेबरहुड क्लासेस, ताकि बच्चों की जो शिक्षा में जो कम वो आ रहा है, जो लेट हो पा रहा है स्कूलों का, तो वो कवर किया जा सके। जो सिलेबस है वो कवर किया जाएगा। तो ये किया गया है त्रिपुरा की सरकार के द्वारा। त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। मुख्यमंत्री कौन है? तो मुख्यमंत्री है बिप्लब कुमार देव। और राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल है रमेश बैस। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो त्रिपुरा में 2 राष्ट्रीय उद्यान या फिर 1 राष्ट्रीय उद्यान और 1 सेंचुरी मिलेगा। तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा आपको राजबारी राष्ट्रीय उद्यान, और एक मिलेगा सिपाही जाला सेंचुरी। और कल की वीडियो में हम बताएंगे आपको कि राष्ट्रीय उद्यान और सेंचुरी में क्या डिफरेंस होता है। तो अभी के लिए आप याद करें कि नेबरहुड क्लासेस की घोषणा की है त्रिपुरा की सरकार ने, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। पहले यस बैंक का आप पढ़ें एक बार, क्योंकि जनवरी फरवरी में यस बैंक का काफ़ी अच्छा माहौल या फिर मुद्दा उठाया गया था, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। अब आरबीआई ने सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक, इसका लाइसेंस रद्द कर दिया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसको आप पढ़कर जाएं। बात करें सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक की, तो 2014 में ही इसमें पैसा निकालने में प्रतिबंध लगा दिया था, 2014 में। लेकिन अब इसका क्या करा? लाइसेंस रद्द कर दिया है। सीकेपी के कोऑपरेटिव बैंक की बात करें तो 1915 में इसकी स्थापना की गई थी। और कहाँ की गई थी? मुंबई में। ये बैंक कहाँ मिलेगा आपको? मुंबई में मिलेगा। और जो भी खाता धारक है उनको, अगर उनका पैसा 5 लाख से ऊपर है तो उनको लगभग 5 लाख का डिपॉजिट सरकार के द्वारा दिया जाएगा। और जिनका 5 लाख से नीचे है, लगभग 3.5-4 लाख है, तो उनको लगभग 1 लाख का कवर दिया जाएगा। तो इस चीज़ को भी आप याद रखें। बात हो रही है आरबीआई की, तो आरबीआई के कुछ फैक्ट्स हैं, वो भी आप साथ के साथ कवर करते चलें। आरबीआई की फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। और कहाँ हुई थी? कोलकाता में। राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1949 को। एक चीज़ माइंड में जरूर रखिएगा कि जो राष्ट्रीयकरण होता है या फिर नेशनलाइजेशन होता है, वो कब होता है? कि जब कोई देश एक राष्ट्र बने। तो अपना देश कब बना था राष्ट्र? 1947 को। तो जितने भी बड़े बड़े संगठन हैं या फिर जितनी भी कंपनियां हैं, तो उनका जो राष्ट्रीयकरण होगा वो 1947 के बाद होगा। तो इस चीज़ को आप याद रखें। बात करें इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय इंपॉर्टेंट है। मुख्यालय है मुंबई में। और जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनके मुख्यालय तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, लेकिन जो अपने राष्ट्रीय मुख्यालय हैं, जैसे बीसीसीआई का मुख्यालय है, आरबीआई हो गया, सिडबी हो गया, तो इस तरह के जो मुख्यालय हैं वो भी आपको साथ के साथ कवर करने हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी पूछेगा और भारतीय संगठन भी पूछेगा। मुख्यालय के बारे में आपको, राष्ट्रीय मुख्यालय के बारे में आपको एक ट्रिक बता देते हैं जो कई जगह पे कारगर भी होती है, कि अगर किसी संगठन के आगे, राष्ट्रीय संगठन की बात कर रहा हूँ मैं जो भारत के अंदर है, अगर किसी संगठन के आखिरी में अगर इंडिया आता है या फिर आई आता है, अगर उसका फुल फॉर्म आई इंडिया की तरह निकलता है, तो उसका ज़्यादातर मुख्यालय कहाँ मिलेंगे आपको? मुंबई में मिलेंगे। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बीसीसीआई का बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया, इस तरह से निकलता है, जिसके आखिरी में आई आएगा, तो उसका मुख्यालय कहाँ होगा? मुंबई में। गवर्नर की बात करें
पहले गवर्नर कौन थे आज़ादी से पूर्व? ऑसबॉर्न स्मिथ। इनका नाम आप याद रखें, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है ऑसबॉर्न स्मिथ से। आज़ादी के बाद कौन है गवर्नर? तो आज़ादी के बाद है सीडी देशमुख। और वर्तमान में कौन है? शक्तिकांत दास। इनका क्रम कौन सा है आरबीआई में, वो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। हाल ही में मूडीज इन्वेस्टर सर्विस के मुताबिक 2020 में भारत की जीडीपी विकास दर कितने % का अनुमान लगाया है? तो आपने देखा होगा कि जीडीपी बिल्कुल गिरती जा रही है भारत की, क्योंकि इकोनॉमी में कोई भी वो नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा, लगभग 40 दिन हो चुके हैं। तो मूडीज़ जो कि अमेरिकन एजेंसी है, रेटिंग एजेंसी, तो उसके मुताबिक 2020 में भारत की जो जीडीपी विकास दर है उसका अनुमान लगाया गया है 0.2%। ये अमेरिकन एजेंसी है, इसलिए इसका अनुमान हमेशा कम लगा रहता है। तो इस चीज़ से आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि अमेरिका ऐसा देश है जो अपने आगे दूसरे देशों का हमेशा नीचा रखता है। तो इसलिए मूडीज़ भी अमेरिकन एजेंसी है, इसलिए इतनी कम आ रही है। बात करें आईसीआरए द्वारा, तो आईसीआरए भी एक संगठन है, उसके द्वारा 2% है भारत की 2020 में जीडीपी। साथ ही साथ अभी हमने कल परसों भी डिस्कस किया था कि इंडियन रेटिंग एंड रिसर्च, ये हमारी भारतीय है, इसके अनुसार कितनी थी? तो इसके अनुसार थी 1.9%। तो इस चीज़ को आप याद रखें। साथ ही साथ एक चीज़ और आप याद रखें कि ग्रोथ रेट बताई थी आईएमएफ ने, तो वो कितनी बताई थी? तो वो बताई थी 1.8%। और साथ ही साथ पूरे ऑल ओवर एशिया की कितनी बताई थी? 0%। क्योंकि आपने एवरेज में पढ़ा होगा कि एवरेज में अगर एक संख्या की वैल्यू अगर ज़्यादा होती है और बाकी देशों की अगर कम होगी, तो अगर उसका औसत निकालेंगे तो 0 भी हो सकता है। तो इसलिए 0% बताइए ऑल ओवर एशिया की, तो इसमें कंफ्यूज ना हो। मूडीज़ की बात करें तो मूडीज़ की स्थापना कब हुई थी? 1909 में। मूडीज़ की स्थापना हुई थी 1909 में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? न्यूयॉर्क में। आपको ज़्यादातर जो अमेरिका में संगठन है उसके हेडक्वार्टर कहाँ मिलेंगे? न्यूयॉर्क या फिर वॉशिंगटन डीसी में। सीईओ कौन है? तो सीईओ है रेमंड डब्ल्यू मैकडैनियल। इनका नाम भी आप याद रखें, एक जगह पे सीईओ पूछ लिया गया था, तो रेमंड डब्ल्यू मैकडैनियल इसके सीईओ हैं। बात करें 2021 में इसने कितना अनुमान लगाया है? तो 2021 में इसने अनुमान लगाया है 6.2% का। और आपको ये जो रेटिंग है इसको अभी याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रेटिंग बार बार चेंज होती रहेंगी। तो आखिरी में एग्ज़ाम से पहले एक वीडियो बनाकर आपको सारी की सारी रेटिंग बता दी जाएगी, तो वो आपको फाइनलाइज होगी कि यहाँ से आपको पढ़ना है। तो अभी आपको इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप माइंड में एक बार रिकॉल कर रहे हैं कि इतनी % चल रही है। हाल ही में किस नदी के जल प्रबंधन प्राधिकरण WMA, जिसकी फुल फॉर्म होती है वाटर मैनेजमेंट एसोसिएशन, को जल शक्ति मंत्रालय के अधीन लाया गया है? तो इसमें जो नदी आई है वो आई है कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण। और इसको क्यों लाया गया है? तो आपको पता होगा कि कावेरी के ऊपर विवाद रहता है कर्नाटका और केरल में, साथ ही साथ पुडुचेरी में, क्योंकि इन जगहों पे कावेरी नदी बहती है, तो जो पानी है उसके लिए काफ़ी यहाँ पे लड़ाई होती है। तो उसी के तहत जो अपना जल शक्ति मंत्रालय बनाया गया है इस बार मोदी जी द्वारा, तो उसमें कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण को भी शामिल किया गया है। इससे पहले गंगा, यमुना और जो बड़ी बड़ी नदियां हैं इनको तो शामिल किया गया था, लेकिन अब कावेरी को भी शामिल किया गया है। 2018 में कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण की भी स्थापना की गई थी। तो इस चीज़ को भी आप याद रखें, जो कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण है इसकी स्थापना कब की गई थी? 2018 में। कोविड-19 से जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी का निधन 2 मई को हुआ, मतलब कल हुआ था इनका निधन। तो वे किस संवैधानिक संगठन के सदस्य थे? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है निधन से, तो इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लें और नोट डाउन करके स्टार कर लें इसको, क्वेश्चन को, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो ये जो अजय कुमार त्रिपाठी हैं जस्टिस, इनका निधन 2 मई को हुआ और ये लोकपाल के जो लोकपाल संगठन है उसके सदस्य के रूप में थे। जो लोकपाल हैं उनके सदस्य के रूप में थे। आपने देखा होगा लोकपाल कोई एक व्यक्ति की पोस्ट नहीं होती, ये एक संगठन होता है लोकपाल। आपने देखा होगा अन्ना हजारे दिल्ली के अंदर जो आंदोलन करते थे वो किसके लिए करते थे? लोकपाल के लिए, क्योंकि लोकपाल आ जाएगा तो भ्रष्टाचार में कमी आएगी।
बात करें, ये तो लोकपाल के सदस्य थे, और कौन इनका पूर्व में क्या काम करता, तो ये छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। ये भी आप पढ़कर जाएं, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। मार्च 2019 में सदस्य बने थे ये लोकपाल के। और एक क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है कि वर्तमान में लोकपाल के अध्यक्ष कौन है, या फिर एग्जाम में पूछेगा भारत के प्रथम लोकपाल कौन है, तो वो है पिनाकी चंद्र घोष या फिर पीसी घोष। पीसी घोष, इनका नाम आप जरूर याद रखें, एग्जाम में अभी क्वेश्चन बन सकता है कि ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारत के प्रथम लोकपाल हैं। तो पीसी घोष या फिर पिनाकी चंद्र घोष, इनका नाम आप याद रखें। ये हैं लोकपाल के अध्यक्ष। और अजय कुमार त्रिपाठी जो जस्टिस हैं वो कौन है, वो लोकपाल के सदस्य हैं। हाल ही में किस देश द्वारा दुनिया के सबसे बड़े समुद्री अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक की मेजबानी की जाएगी, तो रिम ऑफ द पैसिफिक की मेजबानी की जाएगी अमेरिका देश द्वारा, और ये सबसे बड़ा समुद्री अभ्यास है अमेरिका का। तो ऑप्शन 20 का सही होगा, अमेरिका इसके लिए याद रखें। अब नाम में क्या आ रहा है, पैसिफिक, तो पैसिफिक ओशियन कौन सा है, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर को ही पैसिफिक ओशियन बोलते हैं। तो वहाँ पर प्रशांत महासागर में अमेरिका के हवाई द्वीप के पास ये अभ्यास किया जाएगा। और कब किया जाएगा, 17 से 31 अगस्त में, 17 से 31 अगस्त में। तो इस चीज़ को भी आप याद रखें, पीडीएफ में सारा के सारे पॉइंट मेंशन है। बात करें ये जो अभ्यास है ये कब से स्टार्ट हुआ था, तो ये स्टार्ट हुआ था 1970 से, 1970 से स्टार्ट हुआ था, और हर 2 साल में किया जाता है। इस चीज़ को भी आप याद रखें। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी, जहाँ पे आपको 3 मुख्यालय मिलेंगे। एक मिलेगा वर्ल्ड बैंक का, जिसके अध्यक्ष हैं डेविड मलपास। एक मिलेगा आईएमएफ का, जिसकी अध्यक्ष है क्रिस्टीना जॉर्जिवा। एक मिलेगा नासा का। नासा के बारे में हमने कई बार डिस्कस किया है, 1958 में नासा की स्थापना हुई थी। तो इस चीज़ को आप याद रखें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो 3 मुख्यालय मिलेंगे आपको अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में। और वर्तमान में अमेरिका की हालत जिस हिसाब से बनी हुई है, अमेरिका से क्वेश्चन जरूर बनेगा एग्जाम के अंदर। तो अमेरिका से जरूर पढ़कर जाएं। और जो महान शख्सियत हैं, जो महान फेमस पर्सनैलिटी वाला एनटीपीसी में एक सिलेबस में वो दे रखा है पॉइंट, तो उसमें डोनाल्ड ट्रंप के बारे में भी आप थोड़ा सा पढ़कर जाएं। हर जो सिटी, जो हर कंट्री है उसके मुख्य जो न्यायाधीश हैं वो पढ़कर जाएं आप, लगभग प्रधानमंत्री पढ़कर जाएं और राष्ट्रपति पढ़कर जाएं। साथ ही साथ राजधानी, और ये तो पूछेगा ही, राजधानी आप जो इजी वाले हैं बार बार उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़े इस तरह की राजधानियाँ पढ़ें, जैसे साइप्रस देश है उसकी राजधानी पूछ ली गई थी, जिसकी राजधानी है निकोसिया। तो इस तरह से आप पढ़ेंगे तो आपको आसानी रहेगी। और अभी भी आपके पास टाइम है, अभी से आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो काफ़ी आसानी रहेगी एनटीपीसी क्लियर करने में। हाल ही में ई नाम प्लेटफॉर्म में कितनी नई मंडियों को जोड़ा गया है, तो आपने देखा होगा सब्जी मंडियों में भी कोरोना वायरस का खतरा बना हुआ है, और लगभग जो थोक विक्रेता थे उनको कोरोना वायरस से या तो मृत्यु हो चुकी है, फिर कोरोना इन्फेक्शन हो चुका है। तो अब ई नाम, जिसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ये एक प्लेटफॉर्म है जिसकी शुरुआत की गई थी 2016 में। 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो इसमें नई मंडियों को जोड़ा गया है, 200 नई मंडियों को। और 200 नई मंडियों को जोड़ने के बाद टोटल कितनी मंडियाँ हो गई अब, 785। तो ये मंडियाँ हो चुकी हैं। बात करें जो 200 मंडियाँ हैं, ये टोटल 7 राज्यों की कुल मंडियों को जोड़ा गया है। और ये काफ़ी अच्छी पहल की गई है, क्योंकि आपको पता होगा मंडियों में भी जो लगभग लोग हैं वो संक्रमण से ग्रसित हो चुके हैं, क्योंकि ज़्यादातर भीड़ हो रही है मंडियों में। इसके कारण ये प्लेटफॉर्म अब से सक्रिय किया गया है। तो इस चीज़ को आप याद रखें। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो का कंटेंट आपको हेल्पफुल लगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आपका कोई फेसबुक, व्हाट्सअप या फिर टेलीग्राम ग्रुप है स्टडी का, तो उसमें शेयर ज़रूर किया करें। अगर आपके कोई फ्रेंड या रिलेटिव कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें करंट अफेयर का अगर सेक्शन पूछा जाता है, तो उसमें आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि कंटेंट आपको ऑथेंटिकेट मिलेगा और क्वेश्चन भी इन्हीं में से मिलेंगे। क्योंकि एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें लगभग 75% से 80% जो क्वेश्चन थे वो हमारी वीडियोस में जो कवर करवाए गए थे वहीं से आए थे।
लगभग 10% क्वेश्चन ऐसे थे कि जो थोड़े अटपटे थे या फिर टिपिकल थे। तो इसलिए जो यहाँ पे कंटेंट पढ़ाया जा रहा है इससे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा, और जो क्वेश्चन अटपटा बनेगा वो आप एग्जाम में स्किप कर भी दें, क्योंकि वहाँ से मार्क जो कटेंगे वो आपके जो ओवरऑल मार्क्स होंगे उसमें काफ़ी आपको इफेक्ट दिखेगा उसमें, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में अगर आपके जितने पॉजिटिव मार्क्स होंगे नॉर्मलाइजेशन में उतने ही मार्क्स बढ़ेंगे। तो इस चीज़ का आप याद रखें। एसएससी में नॉर्मलाइजेशन काफ़ी कम होता है लेकिन रेलवे में ज़्यादा होता है। तो अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो उस हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटजी बनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।